ओके सो हम अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पॉइंट बाकी था वो है चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। अभी चिपको मूवमेंट, it was started by Amrita Devi. It is a unique movement from its very inception and throughout the course. It is marked by the Gandhian principle of non-violence and is known for the active participation of women in it. चिपको stand for hug the tree. चिपको मूवमेंट का मीनिंग क्या है कि ट्रीज जो है, मतलब हमारे जो पेड़ है उनको इंसान इंसान जो थे, जो ये मूवमेंट में थे, उनको गले लगा दिया था। अभी वो क्यों है हम आगे पढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ द चिपको was hug the tree. The movement was started in March 1973 in Chamoli district in Himalayan region under the leadership of Sundarlal Bahuguna. Most of the Chamoli district is covered by forest. The livelihood of its inhabitants residing there is closely linked to the forest. The subsistence economy was primarily based on agriculture and forest produce. With the predominance of agrarian food gathering and pastoral economy, there was heavy reliance on forest product. However, demographic and economic factors led to the indiscriminate use of forests and led to deforestation. Processes of industrialization and development led to the improvement in the means of transport and communication. People involved in development projects challenges in the established claim of local people on forest. Loss of means of livelihood affected the angered people, leading for emergency of the movement. In April 1973, when the contractors along with the workers reached the Mandal village to cut the trees and to clear jungle spaces allotted to them by the state of the government, the inhabitants hugged the trees to resist and to mark their protest. The action happened at a mass level, as a result of which the authority had to retreat. The women of the village also participated in the protest. This incident boosted the morale of several other groups facing similar problems to get together and protest against deforestation. ओके हमारा ये जो मेन एम था चिपको मूवमेंट का, वो ये था कि एक 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 टाइम होता है जहाँ पे हम वो चीज की वैल्यू करते हैं जब तक वो चीज के बारे में वो चीज हमें कुछ दे रहा है। मतलब हमें पता है कि ट्रीज हमें ऑक्सीजन देता है, हमें पता है कि फॉरेस्ट के बिना इंसान जी भी नहीं पाएंगे अगर फॉरेस्ट हम लोग कट डाउन करने लगेंगे। बट जब हमारे सामने वो डेवलपमेंट दिखता है कि चलो फॉरेस्ट कट डाउन कर तो लेंगे, पर उसके बदले में हमें तो डेवलपमेंट मिल रहा है, जैसे इंडस्ट्रीज, जैसे फैक्ट्रीज, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं। ऑल टुगेदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सब कुछ आता है। तो वो लोग ने जब चिपको मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, वो लोग ने बोला कि वो टाइम पे ये फॉरेस्ट वगैरह का बहुत इम्पोर्टेंस था। बट जब ये लोग को हुआ कि आई गेस उन लोग को लगा कि फॉरेस्ट कट डाउन करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, बिकॉज सब बाजू लोग आई गेस मनी ही देखते हैं कि हमारे लिए मनी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इम्पोर्टेंट है। तो उसकी वजह से वो लोग ने ट्रीज कट डाउन करने का, ट्रीज ने एक्चुअल में फॉरेस्ट कट डाउन करने का फैसला लिया। अब फॉरेस्ट कट डाउन करने के लिए आप देख सकते हैं कि सब लोग हाँ नहीं बोलेंगे, बिकॉज किसी ना किसी को तो, या कोई लोगों को वो ग्रुप वो फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस पता है कि ये रॉन्ग है ऐसा फॉरेस्ट कट डाउन करना। हम नेचर को क्यों, नेचर ने मतलब नेचर कुछ बोल नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं कि हम उस हिसाब से काम करें कि हमारा वो डेवलपमेंट हो। हमें उसको हटाए बगैर भी हम कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव वेज निकाल सकते हैं। तो ये फिर शुरुआत हुई थी चिपको मूवमेंट की, जहाँ पे लोगों ने, जो विलेज में हुआ था April 1973, when the contractors along with workers
मंडल विलेज में हुआ था। मंडल विलेज में लोग क्या करने गए, ट्रीज कट डाउन करने गए, और वो लोग जो जो अभी ये सब काम तो कॉन्ट्रैक्टर्स लेते हैं, और वो भी गवर्नमेंट के ही रहते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया होगा कि हाँ कर दो, बिकॉज गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहती है। तो वो लोग वहां पे गए, और वो लोग ने, जो विलेज के लोग थे, वो लोग ने क्या किया, वो ट्रीज को ऐसे गले लगा दिया। अभी आप ट्रीज को गले लगाओगे तो आपको वो काट, मतलब वो इंसान को तो काट के वो कर नहीं सकता है ना, वो तो फिर अलग लेवल हो जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया कि जहाँ पे वो लोग ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो काट ना पाए ट्रीज को। तो उसके वजह से फिर ट्रीज कट डाउन ना हो, और फिर लोगों को पता चला। और इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड किया है लोग ने कि वुमेन हैव आल्सो पार्टिसिपेट। अभी आपको ये स्पेसिफिकली ऐड क्यों किया है, बिकॉज आपने देखा होगा कि मंडल विलेज बोला, और आपको पता है विलेजेस में बहुत बार, और वो टाइम पे तो बहुत बार ऐसा रहता है कि वुमन, मतलब जो वाइफ रहती है, वुमन रहती है, उनको घर पे रहना चाहिए। बट ये स्पेसिफिकली वो लाइन लिखा है क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि वुमन भी उतना ही रोल निभा सकती है जितना मैन। तो वो कोई प्रोटेस्ट हो या कुछ भी हो, तो ये स्पेसिफिकली लाइन वो लिखा है उधर। तो उसकी ओके। वजह से फिर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। और फिर मतलब आप देखोगे कि जब ये प्रोटेस्ट एक बार जो स्टार्ट होता है, तो ये प्रोटेस्ट का इफेक्ट 10 लोगों तक पहुंचता ही है, एटलीस्ट 10 विलेजेस, या मतलब लोगों तक पहुंचता है वर्ल्ड में। अगर कुछ इंडिया में होता है तो लोगों तक पहुंचता है, और वो लोग भी वो प्रोटेस्ट करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो हम क्यों ना इनके तरह करें, ये कंट्री कर रहे, हम क्यों ना करें, वाई शुडंट वी फाइट फॉर द जस्टिस वी आर वांटिंग। तो ऐसा हो जाता है। तो इट इज, इसके वजह से बहुत सारे ऐसे विलेजेस थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट फिर खड़ा किया, ये चिपको मूवमेंट वाला। तो आप लोग को समझा चिपको मूवमेंट क्या है? हाँ। ओके। फिर उसके बाद आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। Jawaharlal Nehru referred to dams as temple of modern India. In the post-independence period, several large-scale dams projects were sanctioned. Though the purpose of building dams can never be contested, the inevitable impact of building dams in most cases is displacement. Displacement leads to the loss of livelihood for tribal and local people. Narmada is largest flowing river supporting the habitat, which includes tribal and rural pockets also. The construction of Sardar Sarovar Dam on the river Narmada would have been benefited three states, namely Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh. This most promising multi-core project would have been generated huge revenue from the government. The supporters claimed that it would have been a source of power, electricity, and drinking water to the neighboring settlements, villages, and towns. The need to mobilize and protect against such venture was to perceived when building a dam implied taking away the livelihood of local inhabitants and displacing them. In 1985, the Narmada Bachao Andolan resistance movement under the leadership of Medha Patkar, it became an international movement, and thousands of activists from India and abroad joined the hands against the construction of this dam. In October 1994, Medha Patkar went on the indefinite dharna to pressurize the three state government. The movement suggested the use of alternative methods for generation of electricity and the inadequate rehabilitation of the displaced. The Narmada Bachao Andolan has brought issues of sustainable development to the forefront. It has questioned the discussion about the development and the utility of the same. The environment movement continues to gather a dimension society revises its demands and requirements to ensure the well-being of the people. In this unit, we have learned about the different social changes, about the farmer works, etc. ओके, यहाँ पे हमारा खत्म होता है नर्मदा बचाओ। अभी नर्मदा बचाओ में क्या हुआ था कि
ये लोग जो नर्मदा बचाओ था वहां पे वो रिवर, जो रिवर थी, आपको पता है कि कोई कोई रिवर्स के साथ डैम्स होता है जो हमें हेल्प करता है वो पानी कलेक्ट करने में, मे बी बारिश के टाइम पे या जो भी रहता है, तो क्या वो हम प्रिजर्व कर सके हमारे फ्यूचर के लिए। बट वो लोग चाहते थे कि वो रिवर को वो लोग उस हिसाब से करे जो हिसाब से उन लोग का डेवलपमेंट है, मतलब पीपल लोगों का, हमारे लोगों का। तो वो रॉन्ग था। किसी चीज को हम हाथ लगाए, किसी नेचर की चीज को हम हाथ लगाए तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम उसमें कुछ अच्छा ला सकते हैं बट हम उसको पूरा उसका जो अगर मैं कोई वर्ड बोलूँ तो उसका पूरा हुलिया जो है, द हाउ इट लुक्स, वो चेंज नहीं कर सकते हम। तो उसके लिए वो लोग चाहते थे कि सरदार सरोवर डैम ऑन द रिवर नर्मदा वुड हैव बेनिफिटेड, मतलब ये लोग ने यहाँ पे भी यही सोचा कि 3 स्टेट्स बेनिफिट करेंगे ये डैम बनने से, दैट इज महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। फिर उसके लिए वो लोग ने, मतलब ये लोग ने एकदम परफेक्ट प्लान बना दिया था कि मतलब डैम बनाएंगे और हमें काम आएगा वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए। वो लोग ने एकदम ऐसा बोलते हैं ना कॉन्क्रीट प्लान के, मतलब कोई ना बोल सके, बट देयर विल बी जो इंसान वो पीछे, जो इंसान आगे सोचता है और उसके पीछे का उनका जो मेन मोटिव रहता है वो समझ जाएगा कि नहीं भाई ये आगे। हाँ बोलिए ना। हाँ, हेलो। मतलब जैसे आपने ये बोला कि मतलब उन्होंने पहले, हेलो, हाँ बोलिए। नहीं आपने बोला ना कि मतलब उन्होंने पहले से प्लान करके ये सब काम किया था, तो हाँ ये सब पहले से मतलब प्लान किया हुआ रहा होगा तभी तो ऐसा मतलब करने के लिए सोचा होगा ना उन्होंने। हाँ, वो लोग ने प्लान क्यों किया था, बिकॉज वो लोग बेनिफिट चाहते थे, मतलब बेनिफिट मतलब हाँ मतलब नॉट, प्रॉफिट। हाँ हाँ प्रॉफिट, मतलब हाँ प्रॉफिट तो है ही, बट वो लोग चाहते थे कि उन लोग का अच्छा हो। वो लोग ने वो नहीं देखा कि रिवर को आप खराब कर रहे हो इतना, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये सब रिवर्स जो हमारे ये होते हैं, तो हम वो रिवर को क्यों कुछ वो करे। अभी हमारे हमारे में कोई बोलता है कि कोई कमी है यार, हमारे को बोलता है कुछ आप में डेवलपमेंट करो तो हमें बुरा लगता है, पर वो बोल नहीं सकता है रिवर, मतलब उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी डैम्स बना लो या हाँ, जो भी कर मतलब लो। उसके साथ इतना मतलब बुरा भी नहीं करना चाहिए। जब वो बोल नहीं हाँ सकते तो उनको समझ कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं वगैरह। राइट, यस, यस, यही यही बात है। तो ओके। इसके लिए फिर ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ मेधा पाटकर। मेधा पाटकर याद रखना है, नर्मदा बचाओ हाँ आंदोलन। हाँ मतलब वो लीडर थी। हाँ उन्होंने हाँ, स्टार्ट किया था। फिर यस यस। उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया इन दीदी आप नेम फिर से रिपीट कर सकते हो? मेधा हाँ, पाटकर, MEDHA ओके, PATKAR, मेधा पाटकर। हाँ, मेधा पाटकर, ओके। हाँ तो इनके अंडर ये मूवमेंट हुआ था। फिर इसके बाद उन्होंने धरना किया था। धरना मीन्स प्रोटेस्ट। उन्होंने रास्ते, मतलब आई गेस यहाँ पे एक इमेज बता रहा है कि उन्होंने कैसे किया है, वो है लोग खड़े हो गए थे, मतलब मेधा पाटकर के आस पास पीछे, मतलब एक बोलते हैं ना रैली की तरह, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन को, उस हिसाब से। फिर वो उसके बाद द नर्मदा बचाओ आंदोलन has brought issues of sustainable development to forefront. It has questioned the validity of policy discussion about the development and the utility of same. मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रोटेस्ट के बाद लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आने लगे कि ये लोग का प्लान परफेक्ट था, बट क्या एक जन कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा टच कर देता है हमारे ब्रेन के ऐसी चीज को कि हम उसके बारे में सोचने लगते कि हाँ ऐसा भी हो सकता था ना, ये अपने प्रॉफिट के लिए कर सकते थे। बट क्या हम वो ऊपर ऊपर से देखने के लिए फिर इतना डेप्थ में कुछ देखते नहीं। बट वो एक इंसान जो प्रोटेस्ट कर रहा है उनको पता है कि क्यों कर रहे हैं वो और क्या रीजन है, तो उसके हिसाब से फिर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 6 उसके बाद है। तो चैप्टर 5 में कुछ भी अभी तक डाउट्स है आप लोगों को? नहीं, नो दीदी ऐसा डाउट तो नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब अभी क्वेश्चन आंसर कभी करेंगे हम, वो पूछना था मुझे। हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे आफ्टर हमारा 6th चैप्टर हो, बिकॉज हम्म, हमें वैसे भी जब क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो हमारा वापस रिवीजन हो रहा है चैप्टर का, बिकॉज
जो क्वेश्चंस है ना वो ऑलमोस्ट Yeah. हमारा चैप्टर कवर करते हैं, मतलब क्या Okay, okay. रहेगा कि 2-3 पैरा नहीं रहेंगे जो आप लोग को कट किया है, बाकी तो क्या है आंसर्स तो बड़े बड़े ही रहते हैं सोशियोलॉजी में। Yes, yes. हमारा क्या है, हम इसके बाद आप लोग को पता चल जाए ना कि हमारा चैप्टर्स के बेस क्या है, मतलब ये चैप्टर हमारा है तो उसके हिसाब से मैं आपको ईच क्वेश्चन आंसर्स हम अभी इसके आइडियाज, अगर हमारा 6th चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो हमारा 2 या 3 ट्यूटोरियल जाएगा मे बी शायद, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वापस चैप्टर 1 से सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान देंगे और उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो क्या आप आपके चैप्टर के हिसाब से भी एक्सप्लेनेशन हो गया, आपका क्वेश्चन आंसर्स के भी हो गया, तो आप उस हिसाब से रेडी होते जाएंगे आपके पेपर के लिए। Yes. ओके, तो आपको अगर ये ऐसा कुछ ऐसा ये आइडिया अच्छा लगा तो ठीक है, वरना आप लोग बताओ कि आप लोग को क्या नहीं प्रेफर है, नहीं, आप वही पहले से। आइडिया अच्छा है। No, no, मतलब सॉल्यूशन जो है ना आपका वो राइट है, एक्चुअली राइट है। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग फिर 6th चैप्टर पे आते हैं, दैट इज सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसके पहले हम लोग ने देखा था सोशल मूवमेंट्स। अभी सोशल मूवमेंट्स भी उसके वजह से ही होते हैं क्योंकि हमारे पास सोशल प्रॉब्लम्स है। तो अब हम देखेंगे हमारे पास एक्चुअल में सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या है और उसके थोड़े डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी 6th चैप्टर से क्या कैंसलेशन था मुझे देखना पड़ेगा। 6th चैप्टर, ओके 6th चैप्टर में 6.3 नहीं है और 6.4 नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं 6th चैप्टर। Meaning and the nature of social problem. 6.1. In the previous unit, you have learned about the social movements in Indian society. You have realized that several social movements emerged due to social problems, which were commonly felt by a large number of people in society. Before we try to understand social problem, let us examine each individual problem. We, however, bear in mind that individuals do not live in isolation but part of larger group. Hence, it is necessary to appreciate the problem are a two-way process. For example, an individual may have personal problems of loneliness. This could be rooted in the fact that people around him or her have isolated him or her due to some reasons. On the other hand, this same individual may feel lonely because of one's own peculiar personality trait which larger group disapproves. For example, having excess pride due to one's self-image. What are the characteristics of individual problem? First, it is a problem experienced by an individual. This means the problem is not felt by others. Second, the cause of the problem may rest with individual, for example, one's own habit, lethargy, inertia, personality, characteristics, etc. The cause of the problems may be located in one's group or the larger society. For example, lack of opportunity jobs, matching one's education or skill, conventional mindset of a community, lack of potential, lack of political will, etc. Third, it is an individual who must take an effort to solve one problem. So for example, if as a student you are scoring low marks and if you realize that this is due to the minimal of no efforts on your part to study, then you can solve this personal problem by consciously deciding to tackle it. You need to self-motivate and will to overcome the problem. Solving or tackling an Fourth point is solving or tackling an individual problem is easier than said. While some individuals may have the motivation to resolve their problems, others may need help, encouragement, and support from others like family members, friends, teachers, religion leaders, counselors, etc. Sometimes it is necessary to solve the problems with professional help. अच्छा, ये मैंने आपको बहुत बहुत लेंथी वे में ये लोग ने यहाँ पे बताया इंडिविजुअल। अभी मुझे आप लोग आई गेस इसमें सब लोग कुछ ना कुछ एक एक पॉइंट मुझे बताना, आप लोग क्या सोचते हो, आपके लिए इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या है, और अगर वो क्या है तो आप मुझे एक एग्जांपल के साथ बताए। और प्लीज जो भी है सब लोग एक एक पॉइंट से बताए, रॉन्ग होगा तो भी चलेगा, पर मुझे सुनना है आप लोग क्या सोचते हो।
इंडिविजुअल बोले तो इंडिविजुअल मतलब अगर मैं आपको बताऊं ना, सिर्फ एक वो मतलब खुद का प्रॉब्लम क्या है। अभी हम लोग ने सोशल मूवमेंट्स पढ़े क्योंकि लोगों को सोशल प्रॉब्लम्स थे। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, आप बताइए। हाउस होल्ड हो सकता है दीदी। हो सकता है, ऑब्वियसली हाउस होल्ड हो सकता है। अभी हाउस होल्ड में आप क्या बोलोगे, पर्टिकुलर क्या हो सकता है हाउस होल्ड में? संदीप ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, हाउस होल्ड। अभी हाउस होल्ड में इंडिविजुअल क्या हो सकता है प्रॉब्लम, आप बताइए सोच के, मतलब घर पे क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? कि हमें कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना कब यूज करना चाहिए। यस मतलब यस। हर एक चीज हमें हिसाब से करना चाहिए प्रीति, आपके उसकी। पास कुछ है जो example? रहता है ना, हाँ, कोई भी चीज अनलीगली मतलब नहीं खर्च करना चाहिए। राइट राइट। प्रीति, आपके पास कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम? अतुल, कुछ भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम। आई गेस यहाँ पे जिनको साइकोलॉजी होगा नहीं, बट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम फिजिकल जो हम इंडिविजुअल फेस करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड राइट like राइट, study related to study problem. यस यस। ओके, अतुल आपके पास कोई पॉइंट है? नहीं नहीं, कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास। ओके, मुझे लगा सो गए आप। ठीक है, नहीं, इतनी देर में बोल रहा है वो भी, देख लो। नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था ना, मतलब नहीं नहीं यार, म्यूट आप अनम्यूट के ऑप्शन पे रहूंगा तो वन फिर वो मिनट टॉकबैक बार बार वन बोलते मिनट रहते हो, वन ऑडियो मिनट म्यूटेड ऑडियो म्यूटेड। 1 मिनट अतुल, आपको ही प्रॉब्लम होती है क्या? बाकी किसी को नहीं होती है। अरे वो बंद ठीक रखो है, अपना। चलो बस ओके। बस, ओके। वो कभी कभी होता है, वो तो मैं कभी बोलती हूँ और मेरा म्यूट रहता है, वो भी प्रॉब्लम्स होती है, तो कुछ नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको बताती वो हूँ बात व्हाट नहीं इज। है, आप सुन, मतलब वो बात नहीं है। वो क्या बोल रहा है, तेरे को प्रॉब्लम होता है क्या? अभी मेरा टॉकबैक चालू है, वो म्यूट अनम्यूट के ऑप्शन पे एरो रहेगा तो बार बार बोलेगा ही ना, ऑडियो म्यूटेड करके, तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? उसको इतना लॉजिक नहीं लगाने आता है। ओके, समझ में नहीं आता है तो बोल मत यार, इसीलिए फिर झगड़ा होता है। सॉरी भाई, सॉरी। Okay, बोल दिया तुझे तो सॉरी। the हाँ, restart, let's. ओके, रिलैक्स रिलैक्स। तो मैं यस सिर्फ दीदी, पूछ रही थी कंटिन्यू। आप लोग को क्या है, बिकॉज क्या है, हम जब तक एक दूसरे की बात नहीं जानेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या सोचते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक टॉपिक को हम पहले डिस्कस करें और फिर बुक का लिखा हुआ पढ़े, क्योंकि ये हाँ वही। सोशियोलॉजी है और कोई भी सब्जेक्ट हो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में, हमें कितना नॉलेज है। ठीक है, तो अब मैं मेरे हिसाब से बताओ, मैंने जितना पढ़ा है और जितना मुझे पता है, इंडिविजुअल प्रॉब्लम ये होता है कि वो हम हमारा प्रॉब्लम पर्सनली फेस करते हैं, पर्सनली। अभी मैं आपको बताऊं इंडिविजुअल और सोशल में फर्क क्या है। इंडिविजुअल मतलब मैं सिर्फ, अगर हुसैना मतलब मेरा नाम अगर पकड़े तो सिर्फ मतलब हुसैना मेरा को प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, राइट? हाँ पर्सनल प्रॉब्लम। और अगर सोशल पकड़े तो मैं हुसैन, मतलब सॉरी, मैं निर्भय, प्रीति, अतुल, संदीप, साथ में अगर किसी को एक प्रॉब्लम है ना, वो होता है अच्छा, सोशल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब सबको, सारी प्रॉब्लम मतलब सबको वही हाँ, प्रॉब्लम। मतलब ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है, सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसके लिए फिर वो मूवमेंट वगैरह हो तो हम पढ़ ले। तो इंडिविजुअल प्रॉब्लम पे मैं फोकस करती हूँ। इंडिविजुअल प्रॉब्लम में हमारा मेन वो क्या है कि लोग इंडिविजुअल प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मुझे, मैं बताऊँ, अगर आपको इंटरेस्टिंग में मैं बताऊँ, तो मुझे साइकोलॉजी में पता चला है कि लोगों को इंडिविजुअल प्रॉब्लम ही रहती है ज्यादातर। साइकोलॉजी में आप देखोगे तो साइकोलॉजी मेंटल हेल्थ में देखोगे तो मेंटल इश्यूज, मतलब जैसे डिप्रेशन हुआ, स्ट्रेस हुआ, लोनलीनेस हुआ, हाँ, बहुत कुछ आता mentally है stress. उसमें। या यस, स्ट्रेस, एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज, जो भी प्रॉब्लम रहती है वो हमारी प्रॉब्लम्स है। आप अगर मुझे हो रही है तो जरूरी नहीं कि मेरे दीदी सामने वो वाला बैठा है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सब इंडिविजुअल है ना?
साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स हम अगर जब तक अभी आप देखोगे अभी मेंटल हेल्थ बहुत ऐसा टॉपिक है जो लोग नहीं बात करते उसके बारे में। जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ को ऐसे करना चाहिए वैसे, ऐसी कोई जो प्रोफेशनल रहेगा ऐसी कुछ बात कर जाएगा जो हमें कभी पता ही नहीं थी, बिकॉज हमारे यहाँ पे वो बात नहीं होती है मेंटल हेल्थ की। तो इसलिए वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम एक्चुअल में बन, अगर हम साथ में आए और हम मेंटल हेल्थ को वो उस हिसाब से देखें, क्योंकि आप देखोगे मेंटल हेल्थ की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती है। मेंटल हेल्थ की वजह से लोग वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम समझ के सोचते हैं कि ये मुझे ही प्रॉब्लम क्यों है, मेरे मतलब मुझे ही डिप्रेशन क्यों होता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बाजू वाला जो बैठा है उसको भी डिप्रेशन है, बट वो बात करने में शर्मा रहे दोनों जन। तो वो वहां पे हमारा एक वो आ गया है, बोलते हैं ना, एक रुकावट आ गई है कि हम ये चीज के बारे में बात नहीं कर पाते। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली एक हीरो का डेथ हुआ था। अभी वो मुझे उसके डेप्थ में नहीं जाना है, बट वो जब हुआ था उसके ऊपर बताया है कि उसको डिप्रेशन था, उसके लिए हुआ। अब ये उसका इंडिविजुअल प्रॉब्लम था, बट जब लोगों को पता चला कि इसको डिप्रेशन की वजह से हो, तो आप देखोगे नहीं, आपको पता भी नहीं होगा कि मीडिया पे क्या असर हुआ था इसका। लोग पागल हो गए थे, लोग बोल रहे थे मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट। पर एक्चुअल में ये सब एक टाइप का वही है कि भाई ये लोग स्टोरी पोस्ट ये सब डालते हैं, पर एक्चुअल में ये लोग कुछ फिक्र नहीं करते लोगों की, जब तक स्क्रीन पे ना आ जाए चीजें, जब तक एकदम खराब ना हो जाए। तो ये तभी सोशल प्रॉब्लम हो गया था। हम सब सोसाइटी के लोग पोस्ट कर रहे थे कि इसको वो होना चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। बट जब तक वो एक इंडिविजुअल हीरो का प्रॉब्लम था तभी किसी ने देखा नहीं। तो वहां पे हम हमारा इसमें वो क्या है, वो एक कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। वो एटलीस्ट इंडिया में तो इसके बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में। रिपीट कैन यू रिपीट ओनली आवाज क्या हुआ? आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, आप प्लीज। तो मैं बस बता रही थी कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या होता है। अभी यहाँ पे लोग ने बताया कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैंने एक्चुअली सब कुछ कवर कर लिया है जितना मैंने बोला है, बट अगर मैं बुक का बताऊं तो इन्होंने ये बोलना प्रॉब्लम ऐसी चीज है जो एक इंसान फील करता है, और वो मतलब दूसरा इंसान फील करता होगा बट हमें पता नहीं है उसके मतलब। इन्होंने एग्जांपल दिया है लोनलीनेस का। अब मैं अगर बताऊं कि मुझे, शायद आपके बाजू वाले को भी लगता होगा, बट कोई बोलेगा नहीं, इसके लिए वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। ओके तो उन्होंने वो एग्जांपल दिया है। अभी इंडिविजुअल प्रॉब्लम में ये भी आता है हैबिट। इंडिविजुअल प्रॉब्लम में हैबिट मतलब हमारा तौर तरीका, हम कैसे रहते हैं, वो तो हम गिन ही सकते हैं कि सबका सेम आपकी वॉइस ब्रेक हुई बीच में, वापस तो बोलो ना। नहीं रह सकता है। फिर हमारा होता है पर्सनल, ओके। सबका ऐसा वॉइस ब्रेक हो रहा है कि मतलब मेरा ही, मतलब मेरे साइड से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है? नो दीदी, आपकी आवाज में तो सुनाई नहीं देता है, वो तो कटती कटती की वजह से होने लगता है। ओके ठीक है। तो मैं बता रही थी कि प्रॉब्लम में पर्सनालिटी भी आता है। पर्सनालिटी हमारी सबकी अलग अलग है। हम मतलब इसके लिए हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते कि प्रीति की क्या पर्सनालिटी है, अतुल की क्या पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से हम फिर एडजस्ट करने लगते हैं, और वो फिर बहुत आगे साइकोलॉजिकल बात हो जाएगी। बट ये पर्सनालिटी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद ग्रुप मतलब हमारी और प्रॉब्लम्स हो सकती है जहाँ पे हमारा ग्रुप बढ़ जाए, क्योंकि वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं रहती। अभी इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो नहीं है वो है जॉब लैक ऑफ जॉब। अभी लैक ऑफ जॉब ये पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये इंडिविजुअल नहीं फेस कर रहा है, इंडिविजुअल फेस कर रहा है, बट उसके साथ और 1000 लोग फेस कर रहे हैं। सोशल प्रॉब्लम। हाँ, दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम बिकॉज एवरीबडी इज फेसिंग। मतलब
ऑलमोस्ट जिनको पास जॉब नहीं है वो सब तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की वजह से ही है. ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट डज द टर्म सोशल प्रॉब्लम मीन? let's examine few definitions. Fuller and Myers said that a social problem is a condition which is defined by considerable number of people as a deviation from social norms which they cherished. फुलर एंड मायर ने बोला है कि सोशल प्रॉब्लम ऐसी है कि हमें सोशल प्रॉब्लम है वो कब पता चलता है जब भी हमें अभी जैसे ये जो था हम लोग ने जस्ट पढ़ा चिपको मूवमेंट, उसमें सब लोग आराम से रह रहे थे, फॉरेस्ट वगैरह सब अच्छा था, सब नेचर जैसा था. बट जब भी लोगों को कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, जो वो लोग का तौर तरीका था उसमें कुछ लगा कि नहीं ये ट्रीज कट डाउन नहीं होना चाहिए. क्यों कट डाउन नहीं होना चाहिए? बिकॉज उन लोग का पूरा नेचर, उन लोग का जो फ्रेश जो वो है वो एनवायरनमेंट चले जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. तो वहां पे उनको पता चला कि ये गलत है, तो उन्होंने बताया कि ये सोशल प्रॉब्लम है कि हम कुछ चीज से जीते आ रहे हैं और हमें लगता है कि ये चीज अच्छी है बट उसको कोई खराब करना चाहता है तो उसको बोलते हैं हम सोशल प्रॉब्लम. और वो ज्यादा लोगों को समझ में आता है. तो आपने देखा होगा कि विलेजेस के लोग फिर ट्रीज को हक करने लगे थे, तो मतलब ज्यादा लोग आ गए तो वो सोसाइटी की प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली. फिर आता है ब्रूम एंड सेल्जनिक. A social problem is a problem in human relationship which seriously threatens social or impinges the important aspiration of many people. Social problem is a relation, मतलब ऐसी प्रॉब्लम है कि वो एक सेकंड, हाँ, ऐसी प्रॉब्लम है कि वो ह्यूमन रिलेशनशिप रहता है और विच सोसाइटी और उसको बहुत थ्रेटन करने की कोशिश करता है. मतलब एक कोई अगर स्पेसिफिक कुछ रहता है तो वो एक इंसान वो स्टार्ट करता है पर उसको गलत मतलब उसको सही लगता है कि वो सही कर रहा है, बट हम 4-5 मिलके या 10 लोग मिलके उसके अगेंस्ट जा रहे हैं. तो हम कुछ अगेंस्ट में जा रहे हैं बिकॉज हमें वो लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, बट उसके तरफ से उसको सही लग रहा है कि हाँ ट्रीज कट डाउन हो रहे होने दो बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हमें क्या लग रहा है कि नहीं होना चाहिए बिकॉज हमें उससे ऑक्सीजन मिलता है. तो क्या वो एक अगेंस्ट जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो देयर जहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट मतलब होता है. फिर आते हैं हॉर्टन एंड लेस्ली. A social problem is a condition affecting a significant number of people in ways considered undesirable, about which it is felt that something can be done through collective social action. All of the above definition point out certain common characteristics of social problems. अभी ये लोग ने वही बोला है कि ये सब जो है वो है कि कुछ ना कुछ हमें जो भी सोशल प्रॉब्लम में कुछ ना कोई मतलब हमें साथ में मिलकर कुछ करना चाहिए, उसको सोशल प्रॉब्लम मिलता है उसको सही करने के लिए. टाइप्स ऑफ बिहेवियर सीन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल प्रॉब्लम के? टाइप्स ऑफ बिहेविंग सीन एज अनएक्सेप्टेबल बाय सेवरल पर्सन एंड ग्रुप्स. Such behavior is problematic as it goes against social norms or the aspirations of people. People felt the need for collective action to solve the problem. This unit will focus on social problems which are widespread in the 21st century India. यही बस कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ने एक्चुअल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी पहले ही चैप्टर में कर दिए थे और अभी भी हम कर रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या डिफाइन करता है सोशल प्रॉब्लम को? तो वही है कि किसी को लगता है कुछ गलत हो रहा है, हम साथ में मिलके उसको सही करने की कोशिश करेंगे. किसी को लगता है कि कुछ गलत सही नहीं, बट किसी को लगता है कि ये उल्टा चेंज होना चाहिए कुछ सही में, उसके लिए सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मतलब सोशल मूवमेंट क्रिएट होता है वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए. तो हम फिर करेंगे. ओके एक सेकंड, हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम से दैट इज एजिंग. एजिंग मतलब क्या है? ऑल ऑफ अस हैव फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स हु आर वेरी सीनियर इन एज. We have probably seen or experienced a problem that arises from having to take care of them. Their needs are different and demand our attention. You might have come across reports of children and young adults who
who abandon them and neglect their aging parents. We have read about crimes being committed against them for sheer greed, especially with regard matter dealing with family property. What is aging? Aging is a natural process, an inevitable process. Aging, on a simpler note, implies changing in the body and mind of people along with its gradual impact of social life and style. अच्छा, ये जो मैंने पैरा पढ़ा, कोई भी इसको फटाफट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकता है क्या आप लोग को समझा? कोई भी एक या दो जन जिनको हाँ। पता है, वो कुछ फोर्स नहीं है. दीदी उसमें क्या बताया? प्रीति बोलो। आप बोलो, दीदी, उनके बाद आपने क्या कौन बोला? बोल? हाँ प्रीति बोलो आप. कि जब ये एज के हिसाब से भी सोशल प्रॉब्लम शुरू होते हैं, लाइक प्रॉपर्टी मीन्स क्या बोलते हैं, लाइक ब्रदर सिस्टर, अगर घर में कोई ब्रदर सिस्टर दोनों है तो मीन्स मम्मी पापा के प्रॉपर्टी के बारे में मीन्स झगड़ा, लाइक फाइट जैसा होता है, मीन्स वो सब राइट. सोशल प्रॉब्लम्स उसमें शुरू हो जाते हैं. मैं बोलिए नील भाई. एग्जाम्पल दूं? बोलिए. जैसे क्या होता है कि जैसे भाई बहन होते हैं वही मैंने- और उनको मतलब प्रॉपर्टी के बारे में पता होता है, या पापा मम्मी की जो जितनी सारी प्रॉपर्टी रहती है तो उन्हें भी लेने के लिए झगड़ा होते हैं या सोशल प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करते हैं कि हमें भी चाहिए, ऐसा मतलब. राइट. हाँ, तो आप लोग के सब पॉइंट्स बराबर थे. अभी मैं आपको सिर्फ एक जो मतलब थोड़ा डीप में बताती हूँ, बिकॉज इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है तो इम्पोर्टेंट ही रहेगा. ये 21st सेंचुरी ये लोग ने क्यों लिखा है एजिंग प्रॉब्लम, बिकॉज ये अभी हाँ. सबसे ज्यादा दिखने में आ रहा है. यस. पहले ये प्रॉब्लम नहीं था, मतलब पहले बहुत मतलब आई कम गेस था. ही नहीं, बिकॉज लोग चाहते थे कि वो जॉइंट फैमिली में रहे. हम हमारे पूर्वजों बोल सकते हैं, हमारे दादा है जो भी उनसे सीखे और हम आगे बढ़े. बट अभी लोग ऐसे इंडिविजुअल हो गए, एक दूसरे को ऐसा संभालते हैं कि उनको लगता है कि हमारी अगर मे बी हमारे को अच्छा मतलब हमें बाहर जाना है, हमें जॉब लग गया, या उनके बेटे या बेटी रहेगी, जो भी है, कुछ ऐसा नहीं है कि यही करता है या यही करती है, बेटा या बेटी रहेगा, या शादी के बाद भी आप देखोगे तो लोग अपने मम्मी पापा को समझते हैं कि आई गेस उनको लगता है कि वो घर के लिए बर्डन है. मतलब अभी तो जैसे एज बढ़ता है तो उनको लगता है कि ये लोग वैसे भी कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज इसमें वो उस हिसाब से लिखा है. समझ गया दीदी, बट आप जान लीजिए, बोलिए. मतलब आजकल के लोग, मतलब आप कहना चाहते हो कि वो लोग को ऐसा आजकल बोझ की- जैसा फील होता है कि मम्मी पापा को संभाल नहीं सकते एंड ऑल. यस राइट. हाँ, तो वो ये सब हमें दीदी अभी सब न्यूक्लियर फैमिली हो गया ना. यस राइट, वही जॉइंट फैमिली से सब न्यूक्लियर हो गए. न्यूक्लियर. जॉइंट फैमिली नया हो, मतलब जॉइंट फैमिली हम देखेंगे ना किधर, तो हमें ऐसा लगता है ओ मतलब एकदम सरप्राइजिंग लगता है कि जॉइंट फैमिली. और न्यूक्लियर बोलेंगे ना तो हम बोलेंगे हाँ अभी न्यूक्लियर ही तो मतलब न्यूक्लियर का ही तो जमाना है, न्यूक्लियर फैमिली तो है. तो वही. ये उल्टा हो गया बोलते हैं ना. मतलब ऐसा नहीं कि गलत है वो, बट ऐसा भी है कि आप जब भी न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो आपको आपके मम्मी पापा जो है उनके उस हिसाब से संभाल संभाल मतलब देखभाल भी करनी चाहिए. आपको चाहते हैं आप भले 2 घर ले लो, उनका मम्मी पापा को एक अपने ही इसमें एनवायरनमेंट में रहने दो. आप आपके घर में आपके वाइफ के साथ या जो भी है, आप अगर आप जॉब करते हो आपको अलग रहना है तो आप उस हिसाब से रहो. बट यू कैनॉट फॉरगेट कि आपके मतलब स्टार्टिंग के साथ कौन तो उस हिसाब से यहाँ पे बताया है कि एजिंग की वजह से एजिंग प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज हमारा जैसे एज बढ़ता है अभी तो जैसे एज बढ़ता है हमारी 2 चीजें की कैपेबिलिटीज, मतलब हमारी 2 चीजें कम होती है. दैट इज हमारा जो हमारा मेंटल जो रहता है, हमारा माइंड वो थोड़ा वीक होने लगता है. वीक इन द सेंस हमारा मेमोरी पे अफेक्ट करता है, हमारा मेमोरी अफेक्ट करता है. और हमारा बोलिए ना. हाँ नहीं बोलो. अच्छा,
तो हाँ ओके, तो हमारा माइंड अफेक्ट करता है, उसके हिसाब से हमारा बाकी का जो है वो है कि उस हिसाब से हमारा बोलने का तौर तरीका भी थोड़ा बदलता है। बहुत एजिंग के बाद बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, भूलने की बीमारी आने लगती है। तो क्या है कि आजकल के लोग अगर आप देखो ना, आजकल में हम लोग ही आते हैं एक्चुअली, हम बहुत बिजी हो गए हैं हमारे सोशल लाइफ में। तो हमारे सोशल लाइफ के साथ हम ऐसा है कि हम एजिंग मतलब हम हमारे पेरेंट्स के ये सब प्रॉब्लम्स को कैसे मतलब मेंटेन करें, हम हमारा जॉब देखे कि हमारे पेरेंट्स को, तो ये सब माइंड हमारे थॉट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और आते भी है। बट ऐसे कोई लोग हैं जो ये प्रॉब्लम्स को अलग करके देखते हैं कि पहले फैमिली आती है और बाकी सब कुछ। बट कोई कोई लोग नहीं समझ पाते ये चीज को कि हमारे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, बट हम लोग को जो हमारे साथ हमेशा थे उनको हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि हमें उनके ऊपर ब्लेम डालना चाहिए, बिकॉज वो जो इंसान है जो अपनी मम्मी पापा को अलग करता है उनका भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा। बट हमारे साइड से हम इतना हम जो समझते हैं वो चीज कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वो इंसान हेल्प कर सकता है कि ऐसा नहीं है, कोई बर्डन नहीं है फैमिली मतलब पेरेंट्स का रहना एजिंग के बाद भी। उल्टा वो अच्छा है क्योंकि उनको इतना एज के बाद भी हम एक सहारा दे रहे हैं और उनके पास उनका वो मेंटल हेल्थ इम्प्रूव भी हो सकता है। कभी कभी एजिंग की वजह से जब हम लोग हमारे पेरेंट्स मतलब हम लोग नहीं मतलब जो लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ते हैं, बहुत आपने देखा नहीं होगा, बहुत पेरेंट्स को बहुत गंदी तरह से ट्रीट करते हैं। ये तो एक था कि घर घर अलग अलग घर करना, दूसरा तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, गंदी गंदी मतलब बातें बोलना, गाली वाली देना कि आप क्यों इधर रह रहे हो, मतलब क्या है। तो ये सबसे एक्चुअल में अफेक्ट करता है। एक्चुअल में उसको कुछ वो अपने अपने पेरेंट्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहती है, बट उनको ऐसा कुछ कभी कोई अपना ही डॉटर और सन अपना ही कोई बोलेगा तो उनको उस हिसाब से फिर प्रॉब्लम्स होती है। और हमारा जो एजिंग के बाद हमारा सोशल लाइफ जो है, जैसे हमारा सोशल लाइफ भी इम्पैक्ट करता है और हमारा लाइफस्टाइल भी इम्पैक्ट करता है। हम हमारा मतलब जो एजिंग के बाद लोग ज्यादातर घर पे रहते हैं, उनको लगता है वो अकेले में ही अच्छे हैं, मतलब सबका अलग अलग है। आप बोल सकते हो किसी की सोशल लाइफ अच्छी होती है, मतलब वो लोग उसके बाद भी बहुत अच्छे ऐसा फ्रेंड्स गैदरिंग होता है सिर्फ एज्ड पीपल का, जो उनके फ्रेंड्स रहे हमेशा स्टार्टिंग से लेके। तो ये सब बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स है, हम लोग सब अभी करने बैठेंगे तो बहुत वो हो जाएगा। तो यही एक प्रॉब्लम है कि एजिंग में ये सब प्रॉब्लम्स फेस होती है, और इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि हम सिर्फ 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, मतलब ये पहले नहीं था। क्या चीज के लिए? हाँ बोलिए निर्भय। 1 मिनट दे दिया है, आई एम कंटिन्यू प्लीज। ओके, तो ये सब इन्होंने बताया है। अभी हम आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजिंग। अभी कैरेक्टरिस्टिक सब में रहता है, बिकॉज हमें एक पता होना चाहिए कि हाँ कि ये कैरेक्टरिस्टिक हिसाब से इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये एजिंग का है। तो आप जब भी कभी आंसर्स भी लिखोगे, मैं आपको हमेशा चैप्टर के बीच में थोड़ा आंसर्स का बताते रहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने जितना देखा उसके हिसाब से आप लोग को पता होना चाहिए साथ में ही, कि आप जब भी आंसर्स लिखते हो जो ये लोग ने बुक में दिया है उसके हिसाब से लिखोगे तो क्या उन लोग को लगता है आपने पढ़ा है। तो अगर आपको आया कि व्हाट इज एजिंग एंड टेल द प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, पर यहाँ पे बीच में आपने देखा नहीं होगा कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। पर आप अगर लिखोगे ना तो उनको अच्छा लगेगा, जो एग्जामिनर रहेगा आपका चेक करने कि आपको बहुत कुछ पता है इसके बारे में, तो उस हिसाब से आपका यू मीन एक्स्ट्रा लिखने का थोड़ा ना? यस ऑलवेज एक्स्ट्रा मीन ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग पैकम खा के कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे। एक्स्ट्रा मीन पॉइंट लिखना चाहिए ना, ऐसा कि एक्स्ट्रा भी उनको लिख सकते लगे हैं, पॉइंट पॉइंट। हाँ पॉइंट टू पॉइंट, समझा, और वो ऐसा रिलेटेड लिखना टू चाहिए कि दैट उनको लगे पॉइंट्स कि यू हैव टू राइट। yes and you have to write something which is not written but Excuse we me. should read the mind of examiner, मतलब हमारे हेलो। yes एक साथ 3 जन बोल रहे हैं ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है समझने में, तो प्लीज थोड़ा मैनेज करके बोलो यार।
पहले आप बोलो फिर बाद अभी जो में भी एक एक करके सब बोलो यार। हाँ, अभी जो भी बोलेगा ना तो पहले बोलना, मतलब पहले ऐसा हाँ, बोलना stop. कि मैं बोल रहा हूँ, तो फिर उसके बाद जो तीसरा पर्सन शायद वो आपके साथ ही बोलने लगे तो वो मतलब शांत हो जाए, फिर आप उसके बाद फिर आप ले सकते हो। ओके, ठीक है? सॉरी दीदी। नहीं नहीं, यस, सॉरी नहीं, वो प्रॉब्लम होता ही है बिकॉज अपन क्या साथ में, हाँ साथ में है ना मीटिंग तो। हाँ साथ में माइक म्यूट करते अपने को पता नहीं चलता है कि वो भी करने वाले हैं कि नहीं, इसके लिए नो प्रॉब्लम। वो तो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे हमारा क्या है, कैसे चलता है। बरोबर. हाँ तो हम एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात कर रहे थे। आई गेस हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आज के लिए एंड भी करेंगे, फिर उसके बाद बहुत लेंदी है तो हम बाद में करेंगे वो। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टर्स में फर्स्ट आता है एजिंग इज यूनिवर्सल। एजिंग कोई ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं प्रीति यहाँ तक कि तुम्हारी एज है, इसके बाद आगे नहीं जाओगी तुम। एजिंग होने ही वाली है, कुछ भी हो जाए तो उसका कोई रुकावट नहीं है कि आप 20 साल के हो या 30 साल के हो तो 30 साल तक ही रहना है, उसके बाद आगे बढ़े तो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। It occurs in all the members of the population. Unlike disease, aging is a progressive. It is a continuous process. Aging is interesting to organism. Aging is degenerative. The commonest criteria for measuring the process of aging is an individual is one chronological age. Chronological age implies to define age on the basis of number of years a person has lived since his or her. It is a specific and countable measure. In India, the age of 60 has been adopted by Census of India for classifying and categorizing this population. In India, the size of aging population is continuously increasing. Higher longevity and lower mortality have resulted in increase in the number of aging population in India. अभी यहाँ पे ये लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोला है, आपको पहले तो मैंने बोला एजिंग इज यूनिवर्सल, एजिंग होना ही है। दूसरी बात है कि एजिंग इज प्रोग्रेसिव, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब 1 2 3 उसके हिसाब से हम 100 तक मतलब जो भी चलते ही जाते हैं, कोई बीच में ऐसा नहीं कि हम 20 के बाद डायरेक्ट 40 पे जंप करते, तो कंटिन्यूस है वो। एजिंग इज इंटरेस्टिंग टू ऑर्गेनिज्म। इंटरेस्टिंग टू ऑर्गेनिज्म मतलब वो ऑर्गेनिज्म लेके ही आया है अपने साथ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लेके आया और वो उधर तक ही रहने वाला है। एजिंग इज डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव मतलब जो हमारा जनरेशन है उससे वो कम होते जा रहे हैं। मतलब एजिंग के बाद क्या होता है कि हमारा जो रोज का लाइफस्टाइल है वो कम होने लगता है। मतलब हम कोई फिर उसका एजिंग के बाद हम जॉब नहीं कर पाते हैं बिकॉज हमारा फिजिकल कंडीशन थोड़ा डाउन हो जाता है, मेंटल कंडीशन डाउन, तो वो एक डीजेनरेटिव प्रोसेस है, मतलब नीचे आते जाते हैं हम लोग। एज बढ़ती जाती है बट नीचे आते जाते हैं ऑन द अदर एस्पेक्ट्स। फिर एजिंग इज अ क्रोनोलॉजिकल एज। अभी किसी को पता है क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल मीन्स नहीं। क्रोनोलॉजिकल मतलब 12 से लेकर 20 तक। ओके, और मेंटल एज? मेंटल एज मतलब हमारा दिमाग का एज रहता है, वो अलग होता है। हाँ, तो अभी क्रोनोलॉजिकल एज क्यों बोला है, बिकॉज आप लोग को अगर जानना है तो मैं आपको मेंटल एज भी बताऊंगी, बट क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में बताया है कि क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो हमारे हिसाब से ईयर जो हमारा बढ़ते जाता है, मतलब अगर हम 2000 के तो अभी 2020 में हम 20 साल के होंगे, तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। मतलब जो हमारा बर्थ डेट है उसके हिसाब से हमारा बाकी के एज चलती जाती है, ये ऐसा हमें उसको। साइकोलॉजी में था, मेंटल एज और क्रोनिकल एज। Yes. तो अभी अगर आपको जानना है मेंटल एज क्या है, मेंटल एज मतलब बताओ दीदी। लोग को जानना है ना मेंटल एज? हाँ दीदी मुझे जानना है। 1 मिनट दीदी. मतलब क्या उम्र जैसे मतलब एज बढ़ती है ना, तो वैसा ही मतलब क्या मेंटल जो रहता है ना वो बढ़ते जाता है घटते जाता है, उसका ही वैसा ही रहता है। मेंटल एज क्या है? मेंटल एज मींस हमारा मेच्योरिटी लेवल। मेंटल एज अगर ओके ओके। मतलब हम भले 7 साल के भी हो बट हमारा दिमाग अगर 10 साल के इंसान का 10 साल के बच्चे के तरह है, मतलब हम उस 3 साल का एक्स्ट्रा सोच रहे। एक्स्ट्रा सोचना मतलब उनके लेवल पे सोच रहे, तो उसको बोलते हैं मेंटल एज। जो हमारा दिमाग से एज बढ़ता है, ना कि हमारा कुछ ये बर्थ ईयर से बर्थ डेट से रिलेटेड है, हमारा एज दिमाग से बढ़ता है। हम वो भी क्यों?
हम आसपास हमारी चीजें, हमारे साथ कुछ होता है बुरा या हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या हम कुछ ऐसा कुछ चीज हमारी तरफ लेते हैं तो हम उससे सीखते हैं। या कुछ हमारे घर में मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ, हमारे घर में कुछ डेथ या कुछ होता है तो वो हमें बहुत मैच्योर कर देता है अंदर से। और अगर हम देखा जाए कि अगर किसी की पेरेंट्स की डेथ होती है उसके बाद वो लोग बहुत मेच्योर हो जाते हैं बिकॉज वो अपने आप को संभालने लगते हैं। तो उनका हम बोल सकते हैं कि उनका मेंटल एज बहुत बढ़ गया है। क्रोनोलॉजिकल 20 ही रहेगा अगर वो 20 साल का है, 2000 का है तो, पर उनका मेंटल एज मे बी 25 ईयर्स ओल्ड का हो गया होगा मेंटल एज उस हिसाब से। तो उसको बोलते हैं मेंटल एज। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, कभी हमें मतलब सोशियोलॉजी के बाहर टाइम मिलेगा तो हम थोड़ा साइकोलॉजी की भी बातें करेंगे। तो ये मेंटल एज इसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल एज एजिंग से रिलेटेड है, मेंटल एज एजिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल एज तो वो अलग ही बात है, क्रोनोलॉजिकल एज आपको याद रखना है अगर एजिंग का कुछ आता है तो मेंशन करने का। ओके, तो हम आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कुछ ओके यहाँ तक दीदी, आपको कुछ भी क्वेश्चंस है?